हेलो डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर थ्योरी। इसके दो सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी मैंने आपको अपलोड कर दिया आपके लिए। आज हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन है 26। Two long straight parallel conductor carrying current I1 and I2 are separated by a distance d। यानी कि हमारे पास दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर हैं, मान लेते हैं इस तरह से, एक ये और एक ये, ठीक है, जिसमें करंट I1 और I2 फ्लो कर रहा है। इफ़ द करंट आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम है, तो मैंने मान लिया कि दोनों में ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। सो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वन एक्सर्ट द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द अदर। तो पहले हमें ये दिखाना है कि किस तरह से एक वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगी वो दूसरे वायर पर कैसे फोर्स लगाएगी। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर दिस फोर्स एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। तो ये जो फोर्स लगाएगा, मान लीजिए फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर में जब करंट फ्लो होगा तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके सराउंड में वो मैग्नेटिक फील्ड वायर 2 को, मान लेते हैं फर्स्ट वायर और सेकंड वायर है, तो वायर 2 पर कुछ फोर्स लगाएगी। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, और जो मैग्नीट्यूड होगा उसी से फिर हम बाद में 1 एम्पियर की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, मतलब 1 एम्पियर क्या होता है ये बताएंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम कैसे होगी। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम का आपको मिलेगा 0.5 नंबर। फिर जब आप डेरिवेशन करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ड्राइव करके दिखाएंगे, तो उस डेरिवेशन का नंबर होगा 1.5। और फिर जब आप 1 एम्पियर को डिफाइन करोगे, डेफिनेशन दोगे 1 एम्पियर की, तो फिर आपको उस पर मिलेगा 1 नंबर। तो हम इसी तरह से पूरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने माना कि हमारे पास दो वायर है और इन दोनों वायर की वजह से कुछ करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो I1 और I2 उनमें करंट की वैल्यू है। अब I1 और I2 हमने सेम डायरेक्शन में इसलिए माना क्योंकि बोला गया है कि वहां पर वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो एज्यूम करते हैं कि लेट जो वायर 1 है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, देखो जब भी स्ट्रेट वायर होता है, मैं बाकी काम साइड में करके दिखाऊंगा, जब भी स्ट्रेट वायर है, मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ है, तो उसके चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है सर्कुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वायर है, मैं मान के चलूंगा कि फर्स्ट वायर सेकेंड वायर पर कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, वो हमें फाइंड करनी है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि I1 I2 के अक्रॉस कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इम्पार्ट कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो भी हम फाइंड कर लेंगे। और सेपरेशन दे रखा है D, यानी कि दोनों वायर के बीच की जो दूरी है वो D है। तो देखो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई इंटू में जिस भी पॉइंट पर आप मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट का उस वायर से लेकर के दूरी, डिस्टेंस, यानी कि 2 पाई अपॉन R लिख सकते हो, A लिख सकते हो, D भी लिख सकते हो। डिस्टेंस D लिख लेता हूँ फिलहाल मैं। अब होगा ये कि जब फर्स्ट वाले वायर में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन आप यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब ये क्या है, तो देखो आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करो और एक वायर को कंसीडर करो और उसको अपने राइट हैंड में रखो इस तरह से कि जो थंब है वो वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप उस वायर को होल्ड किया हुआ अपने फिंगर से, तो आपकी जो कर्ल्ड फिंगर होगी वो कुछ इस तरह से होंगी। तो जो कर्ल्ड फिंगर की डायरेक्शन होगी, कर्ल्ड फिंगर की जो डायरेक्शन होगी, इट विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये जो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखूं जहाँ पर ये हमारा सेकंड वाला वायर है, लेट इसका पॉइंट P है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी फर्स्ट वाले वायर की वजह से वो इनवर्ड होगी, यानी कि अंदर की तरफ होगी, और इसमें सेकंड वाले वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऊपर की तरफ है। तो इस पर कुछ फोर्स लगेगी। अब आपको पता है फोर्स क्या होगा, फोर्स होता है अगर मान लीजिए कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगती है I L क्रॉस B। L उसकी लेंथ, B मैग्नेटिक फील्ड और I करंट उसमें जो फ्लो कर रहा है। तो जब मैं यहाँ पर फोर्स निकालूंगा सेकंड वाले वायर पर फर्स्ट की वजह से, तो कितनी होगी, वो हो जाएगी सेकंड वाले वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है इनटू उसकी खुद की लेंथ
क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी लूंगा मैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो I2 के लिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कौन सी होगी? जो I1 क्रिएट कर रहा है, यानी कि B1 हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि इनवर्ड है, वो दोनों परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको I2 LB1 साइन 90 डिग्री, क्योंकि जब A क्रॉस B होता तो आप उसको AB साइन थीटा लिख लेते। तो यहाँ पर हम L क्रॉस B वेक्टर है तो हमने उसको लिखा LB1 साइन थीटा, यानी कि 90 डिग्री। ओके, नाउ I2, अब इसको L रहने दीजिए। B1 क्या हो गया? यानी कि फर्स्ट वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है म्यू नॉट I 2 पाई डी। तो फर्स्ट वाले वायर के लिए म्यू नॉट, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है यानी कि फर्स्ट वाले वायर में, अपॉन में 2 पाई इंटू में सेपरेशन बिटवीन द वायर। तो ये हो गया B1 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो आगे फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। अब देखो F21, ये जो लेंथ है इसको आप यहाँ पर ले आइए अपॉन L। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो कि होगी F21। इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई इंटू में सेपरेशन बिटवीन दी वायर। तो ये आपका है फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन, जो फोर्स है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है? प्रोडक्ट ऑफ दी करंट पर, और इन्वर्सली डिपेंड कर रही है सेपरेशन पर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मान लीजिए आप फोर्स निकालोगे फर्स्ट वाले वायर पर सेकंड वाले की वजह से, अब क्योंकि प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है तो आप I2 इंटू I1 करो या फिर I1 इंटू I2 करो तो होगा तो इक्वली। ऐसे ही आप जो सेपरेशन लोगे, यहाँ पर सेपरेशन पर डिपेंड कर रही है तो आप फर्स्ट वाले वायर की वजह से फर्स्ट वाले वायर का सेकेंड का सेपरेशन देखो और सेकंड वाले वायर से फर्स्ट वायर का सेपरेशन देखो, वो तो बराबर ही होगा ना। तो आप जब F12 निकालोगे वो भी इसी तरह से डिपेंड करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली कि F12 बराबर होगा F21 के, यानी कि जो फोर्स लगेगी वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। बट क्योंकि हमें पता है न्यूटन का लॉ हमेशा फॉलो होता है तो हम यहाँ से वो भी दिखा सकते थे, या क्वेश्चन में पूछा तो वो भी हम प्रूफ कर सकते थे। तो ये बात मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है। अब हमें क्या करना था? हमें करना था मैग्नेटिक फील्ड। सो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वन एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द अदर। अब अट्रैक्टिव फोर्स कैसे हुआ? तो मुझे उसके लिए दिखानी पड़ेगी डायरेक्शन किसकी, कि जो सेकंड वाला वायर है वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू द फर्स्ट वायर। तो देखो यहाँ पर हुआ ये कि जो करंट है वो ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसको x माना, इसको y, और बाहर जो एक्सिस है z। तो यहाँ पर जो देखो F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी है, मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ। अभी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? तो करंट की डायरेक्शन है हमारी ऊपर की तरफ, यानी कि उसको मान लीजिए आप जे कैप। ठीक है, क्रॉस, एक्चुअली जो लेंथ की डायरेक्शन है उसी को हम करंट की डायरेक्शन मान के चलते हैं। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? वो अंदर की तरफ, यानी कि जेड एक्सिस में नेगेटिव की तरफ, यानी कि माइनस के कैप। अब जे क्रॉस के क्या होता है? देखो आप ऐसे चेक कर सकते हो आई जे के। ठीक है, तो हमें करना है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आएगा आई, और क्योंकि माइनस है तो माइनस आई कैप। तो जो फोर्स लगेगी वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड वाला वायर है उस पर जो फर्स्ट वाले वायर की वजह से फोर्स लग रही है वो इस तरफ लगेगी माइनस आई कैप में, यानी कि ऐसे। ये होगी फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी। लेकिन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सेकंड वाला वायर वो फर्स्ट वाले वायर की तरफ करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाला वायर सेकंड वाले वायर को अपनी तरफ खींच रहा है। और आपको पता है हमेशा जब भी फोर्स लगती है तो वो इक्वल एंड अपोजिट पेयर में लगेगी। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी यहाँ पर फॉलो होगा। तो हमने ये दिखा दिया यहाँ से कि सो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वन एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन दी अदर। तो ये हमने डायरेक्शन से दिखा दिया। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर दिस फोर्स, ये हमने इस फोर्स का एक्सप्रेशन ड्राइव कर दिया है। अब क्या दिखाना है? अब दिखाना है कि 1 एम्पियर होता क्या है। तो अब हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को। तो देखो उसके लिए ध्यान रखना ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है F21। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो करंट है लेट से दोनों वायर में बराबर है 1
करंट नहीं, लेट सेपरेशन हम मान के चलते हैं, जो सेपरेशन है दोनों वाले वायर में, लेट इट इज ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, अब हमें डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर क्या होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैं आपको पहले बता देता हूँ कितनी होती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, बट यहाँ पर तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है। तो इस फॉर्मूले में हम चीज़ें को रिप्लेस करेंगे, देखो इस तरह से, F21 इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ अपॉन 2 पाई इंटू में सेपरेशन में 1 ले रहा हूँ दोनों वाले वायर की वजह से। और लेट यहाँ पर हम लिख सकते हैं करंट को मैंने कितना माना 1 एम्पियर दोनों में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1। तो जो फोर्स लगेगी बिटवीन दीज टू वायर, जिसके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है और जिन दोनों वायर में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो ये आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल, ये आएगा 2, तो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो आप यहीं से डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को। हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट फॉर विच द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर which is separated by 1 meter, the force between them would be equal to 2 into 10⁻⁷ न्यूटन। आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर सेपरेशन 1 लेना है, करंट को हमें 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो हमने 1 एम्पियर ले लिया, तो जो फोर्स निकल के आएगी दोनों के बीच में वो आपको बताएगी कि 1 एम्पियर एक्चुअली में होता कितना है। सो यू कैन राइट द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट विच when maintained in each of the two very long straight parallel conductor of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would exert on each of these conductor a force equal to 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ। तो ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो इस तरह से इस कंप्लीट क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 27। द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर, कोई एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर एंड 8.5 ओम इसका रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर 8.5 ओम है, चेंजेस विद टाइम एज सोन इन फिगर। तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से वेरी कर रही है, यानी कि 0 से 2 तक, जब 0 से 2 सेकंड तक टाइम है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी वहाँ पर 1 है, और 2 से 4 सेकंड तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड फॉर t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4 सेकंड, एंड देन आफ्टर 4 to 6 सेकंड टाइम द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। सो वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द current and how it will change with respect to time, that we have to show by plotting the graph. You can say here that we have to calculate the current induced in the loop and plot a graph showing induced current as a function of time. तो स्टार्ट करते हैं। देखो EMF चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E होता है -d∅/dt, यानी कि द EMF इंड्यूस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और यहाँ पर माइनस साइन क्यों होता है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो भी चेंज आता है वो हमेशा इस डायरेक्शन में आएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से वो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज कर सके। तो लेंज लॉ की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, तो E इक्वल टू -d∅/dt। और जब मुझे करंट निकालना होगा तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस या EMF और करंट में रिलेशन है E इक्वल टू IR, तो करंट निकालने के लिए मुझे E/R करना होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप EMF निकाल लीजिए, और EMF हम 3 सेक्शन के लिए निकालेंगे, जब टाइम की वैल्यू 0 से 2 है, जब 2 से 4 है, और जब 4 से 6 है। तो अब फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A, यानी कि BA cos थीटा। अब B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और cos थीटा, थीटा यहाँ पर होता है क्या क्या एंगल, देखो थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया का जो वेक्टर होगा ना उनके बीच का जो एंगल होगा, नॉर्मल वेक्टर हम उसको कहते हैं, उनके बीच का एंगल यहाँ पर थीटा है। तो इसमें बोला हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, यानी कि ये जैसे प्लेन है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर होकर के जा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं परपेंडिकुलरली आउटवर्ड
अब इसका जो एरिया वेक्टर देखोगे वो भी परपेंडिकुलर होता है हमेशा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस लूप के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो थीटा होगा किसके बीच में, नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो वो हो जाएगा 0। तो फ्लक्स जो आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेट विल बी डायरेक्टली बी इनटू में एरिया। ठीक है, मैंने आपको डॉट रिप्लेस करके कोस थीटा रखा, थीटा की वैल्यू 0 है, इसलिए आपको पता होगा कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो सिर्फ फ्लक्स आ जाएगा बी इनटू में एरिया। अब एरिया कैसे निकाले लूप का, तो देखो हमें रेडियस पता हुआ है जो कि 12 सेंटीमीटर है, इस 12 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके एरिया निकालेंगे, कैसे बताते हैं। तो एरिया मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, पहली एरिया ऑफ लूप वो आएगा पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 12 इंटू 10 की पावर माइनस, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, और इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 सॉरी माइनस 2 मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली वेरी कर रही है तो हम उसको अभी नहीं रखेंगे। तो देखो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। मैंने आपको बताया फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमने रख दी है, तो सिर्फ बचेगा क्या अभी के लिए, बी इंटू में एरिया। ठीक है, अब क्योंकि एरिया तो वेरी नहीं कर रहा है ना यहाँ पर, तो उसको निकालो बाहर, तो ये आ जाएगा ई एम एफ बराबर माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहाँ पर क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो रहा है तो जो ई एम एफ जनरेट होगा दैट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और देखो उसी का तो ग्राफ दिया हुआ है हमें, यहाँ से इस ग्राफ से हम डी बी अपॉन डी टी आसानी से फाइंड कर पाएंगे। डी बी अपॉन डी टी क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप। तो फर्स्ट केस के लिए निकालते हैं हम जब टाइम की वैल्यू 0 से टाइम की वैल्यू 2 सेकंड तक है। ठीक है, यानी कि 0 से 2 सेकंड तक के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ आगे। अब ईएमएफ कितना होगा, ए इक्वल टू एरिया की वैल्यू हमें पता ही है, तो वो एरिया की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज हमें देखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो B2 माइनस B1 अपॉन में T2 माइनस T1। क्या है ये, चेंज ही तो है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर इन दो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम यहाँ पर लेंगे, मान लीजिए ये हो जाएगा आपका B2 और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 हो जाएगी, और टाइम हो जाएगा T2 यानी कि 2 सेकंड, और टाइम यहाँ पर हो जाएगा T1 यानी कि 0 सेकंड। तो बस इसी की वैल्यू हम यहाँ पर अब पुट करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट केस के लिए अगर मैं रखूँ तो E माइनस 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, B2 माइनस B1 कितना करना है, तो यहाँ पर ये B2 कितना है 1 माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो फाइनल टाइम कितना है यहाँ पे T2 मतलब T2 कितना है 2 और ये 0, तो 2 माइनस 0 यानी कि 1/2। तो E1 कितना आ जाएगा 4.5 का हाफ कर दीजिए यानी कि माइनस 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट। अब निकालना क्या है, हमें निकालना करंट। तो I1 कितना आ जाएगा E1 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जो भी EMF जनरेट होगा या करंट इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा कि वो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। बाकी इसका कोई रिलेवेंस अदर नहीं है, हमें इसका डायरेक्शन पता लग जाती है इससे कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी माइनस 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 8.5 ओम। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2.6 मिली एम्पियर। ठीक है, अब ये तो हुआ I1 की बात। यहाँ पर I1 हम तब निकाल पाए या EMF हम तब निकाल पाए जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज होगा ही नहीं तो EMF तो मिलेगा कितना 0, करंट भी कितना हो जाएगा 0। तो यही काम होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर के t इक्वल टू 4 सेकेंड तक। आप यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्दो टाइम इज चेंजिंग बट मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो EMF आएगा अगर मैं E2 मानूँ तो वो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, B2 और B1 दोनों बराबर होंगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो भी फ्लक्स जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा। देखो EMF डिपेंड कर रहा है चेंज इन फ्लक्स पर, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है
तो जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो भी जीरो होगा, एंड हेंस वी कैन से दैट ईएमएफ फॉर द सेकंड पोर्शन विल बी जीरो। और इस पोर्शन के लिए जब टाइम की वैल्यू 2 से 4 सेकंड है तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसके लिए आप डायरेक्टली लिख सकते थे। अब आगे t इक्वल टू 4 सेकंड से लेकर के t इक्वल टू 6 सेकंड तक के लिए जो भी करंट आएगा वो आएगा तो बराबर जो पहले था यहाँ पर, लेकिन अब बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। दिखाते हैं कैसे। तो अब I3 के लिए करते हैं 4 सेकंड से t इक्वल टू 6 सेकंड के बीच में। तो इस तरह से I3 इक्वल टू आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना, देखें स्लोप सेम है, स्लोप सेम है ना, मतलब जितना एंगल ये यहाँ पर है उतने एंगल ये यहाँ से यहाँ तक भी होगा, लेकिन बस फर्क क्या आएगा नेगेटिव साइन का, मतलब कि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। क्योंकि आप चेंज देखोगे तो चेंज सेम आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि I3 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू -4.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 8.5, और चेंज लिख दीजिए 0-1/6-4। ये कैसे लिया देखो, आप यहाँ से यहाँ तक चेंज देखोगे तो जीरो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर कितनी है 1, तो 0-1, टाइम यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ पर कितना है 4, तो 6-4। अब इसको सोल्व करना है तो I3 की वैल्यू मैंने आपको बताया इतनी ही आएगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, तो उसको आप लिख सकते हैं 2.6 मिली एम्पियर। अब इतना काम हमारा हो गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ और करंट जनरेट हो रहा है वो तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। एक बार मैं बता देता हूँ वो कितनी है। जब आप 0 से 2 देख रहे हो तो वो -2.6 मिली एम्पियर है। जब 2 से 4 देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया तो ईएमएफ भी जनरेट नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा, तो वहाँ पर 0 है। और फिर 1 से 0 के बीच में मीन्स जब टाइम की वैल्यू 4 सेकंड से 6 सेकंड है तो वहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, तो करंट जितना पहले आया था उतना ही अब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, या कह लीजिए 2.6 मिली एम्पियर, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब हमें प्लॉट करना है ग्राफ को, वो कैसे करेंगे। तो देखो मैंने एक करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का था। तो हमने देखा जब करंट की वैल्यू फर्स्ट केस में जब टाइम की वैल्यू 0 से 2 सेकंड है तो करंट की वैल्यू आई थी -2.6 मिली एम्पियर, यानी कि 0 से 2 सेकंड तक के बीच में करंट रहेगा हमारा नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं डार्क लाइन से, ये हो गया। फिर इसके बाद जब t की वैल्यू 2 से 4 सेकंड है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ना होने की वजह से जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया, तो वो 0, तो उसकी वजह से फिर करंट इंड्यूस भी कितना हो जाएगा 0। तो 2 से 4 सेकंड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, तो करंट कितना हो जाएगा 0। फिर उसके बाद t इक्वल टू 4 सेकंड से t इक्वल टू 6 सेकंड तक के बीच की वैल्यू है 2.6 मिली एम्पियर। तो 2.6 मिली एम्पियर मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी कांस्टेंट करंट है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, मतलब पहले -2.6, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद +2.6। सो दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन द इंड्यूस करंट एंड टाइम। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28। इसमें 2 ऑप्शन आपको होंगे, उनमें से कोई भी आपको एक करना होगा, बट फिलहाल हम यहाँ पर दोनों करके दिखाएंगे। क्वेश्चन है एन एसी सोर्स जनरेटिंग अ वोल्टेज E इक्वल टू E0 sin omega t is connected to a capacitor of capacitance C. Find the expression for the current I flowing through it and plot a graph of EMF versus current to show that the current is ahead of voltage by π/2। और यानी कि इसमें आपको ये दिखाना है एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, और जो अल्टरनेटिंग सोर्स है वो जो ईएमएफ जनरेट कर रही है, मतलब जो ईएमएफ सप्लाई कर रही है वो है E0 sin ओमेगा t, यानी कि वो टाइम के साथ वेरिएबल है और कैसे साइनसॉइडल वेव है, इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। तो हमें यहाँ पर ये दिखाना होगा कि जो भी करंट इसमें फ्लो करेगा वो करंट इस वोल्टेज से आगे होगा बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री या π/2 रेडियन, ठीक है। और उसके बाद आपको ये दिखाना है कि जो ईएमएफ होगा और जो करंट होगा, मतलब ईएमएफ का आपको एक बार ग्राफ प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, और एक बार आपको करंट का ग्राफ प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, और आपको दोनों को ग्राफ को कंपेयर करके दिखाना है कि मतलब सही में जो करंट होगा वो π/2 रेडियन आगे होगा।
तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। तो देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, चार्ज जो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगा मतलब जनरेट होगा Q दैट विल बी इक्वल टू C इंटू में V। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस C है अपना, दिया भी हुआ है कैपेसिटेंस कितना है C, और V यहाँ पर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, देखो करंट जो फ्लो करेगा थ्रू दी कैपेसिटर दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो आप चार्ज को रिप्लेस कर दीजिए इस तरह से कि आप उसको लिख सकते हैं सी वी, ठीक है। फिलहाल देखिए सी क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा तो उसको लिखा बाहर, और इसको आप लिख लीजिए डी वी अपॉन में डी टी। अब ये v क्या है, तो v हमें ऑलरेडी गिवन है, v क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। v क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो I विल बी इक्वल टू सी यहाँ पर d अपॉन डी टी, और पोटेंशियल कितना है हमारे पास, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब आप साइन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं साइन थीटा का, तो वो आता है कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर I डिफ्रेंशिएशन, ये सी कांस्टेंट है, ई नोट को हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिखे डी अपॉन डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो I विल बी इक्वल टू सी ई नोट, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा टी। और देखो जब आप ओमेगा टी का भी तो डिफ्रेंशिएशन करोगे आगे, तो टी का तो 1 हो जाएगा, लेकिन ओमेगा टी है तो ओमेगा आ जाएगा आगे। अब इसको आप लिख सकते हो I इक्वल टू, देखो ई नोट को आप यहीं पर रहने दीजिए, और इसको आप नीचे लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, I विल बी इक्वल टू ई नोट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा सी। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ, कोस ओमेगा टी। देखो एक्चुअली होता क्या है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो होता है एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी, जिसको हम 1 अपॉन ओमेगा सी भी कहते हैं। तो यहाँ पर I इक्वल टू ई नोट 1 अपॉन ओमेगा सी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी, और ये कोस ओमेगा टी। तो I इक्वल टू, अब ये क्या होगी, ये हो जाएगी पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो I इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी, यानी कि जहाँ पर करंट पोटेंशियल डिफरेंस साइन ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहा था, वहाँ पर हमारा जो करंट आया ड्राइव करके वो कोस ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहा है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो I इक्वल टू आई नोट साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। यानी कि हम यहाँ से देख भी सकते हैं जो करंट है वो पाई बाय 2 रेडियन आगे होगा, किससे, जो भी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये तो हो गया डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन करने के आपको मिलेंगे 2 नंबर, और जो ग्राफ आप दिखाओगे उसका रहेगा 1 नंबर। तो आपको करना क्या है, बस आप साइन ओमेगा टी में जो ग्राफ है उसको प्लॉट करने के लिए आपको साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करना हो, तो साइन कैसे वेरी करता है, इस तरह से साइन का ग्राफ बना दीजिए और एंगल लिख दीजिए, जैसे ये पाई बाय 2 होता है, यहाँ पर 2 पाई होगा, तो आपको बस एंगल मेंशन कर देना है। तो ये हो जाए ग्राफ बिटवीन ईएमएफ वर्सेस ओमेगा टी। अब करंट का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो बस आप सिंपली जैसे कोस का ग्राफ होता है वैसा प्लॉट कर दीजिए, यानी कि इस तरह से ऊपर से शुरू होगा और ये ऐसे वेरी करेगा। तो ये हो जाएगा ग्राफ आपका ओमेगा टी में, और मतलब एक बार ईएमएफ और ओमेगा टी में और एक बार करंट और ओमेगा टी में। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे ये एंगल 0, ये पाई बाय 2, फिर यहाँ पर ये पाई और ये 2 पाई, ऐसे आप यहाँ लिख दीजिए 0, फिर ये पाई बाय 2 पे इस तरह से ये वेरी करता जाएगा। एंगल लिख दीजिए यहाँ पर ओमेगा टी हो गया। तो ये हो जाएगा ग्राफ बिटवीन करंट वर्सेस ओमेगा टी एंड ईएमएफ वर्सेस ओमेगा टी। तो हमने ये दिखा दिया कि जो करंट है वो 90 डिग्री आगे होगा, ये पाई बाय 2 रेडियन आगे होगा। अब हम इसका और पार्ट करेंगे, तो अब हम करेंगे इसका और पार्ट। इसमें एन एसी वोल्टेज, सेम वोल्टेज है, इज अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर। इस बार कैपेसिटर की जगह प्योर इंडक्टर है, तो इसको रिमूव कर देते हैं एक बार। और इसमें जो करंट आपको दिखाना है वो दिखाना है कि करंट 90 डिग्री बिहाइंड होगा किससे, जो भी अप्लाइड वोल्टेज है। तो फिर हमें डेरिवेशन करना होगा करंट का। तो पहले एक इंडक्टर बनाते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं एक वोल्टेज पोटेंशियल सोर्स जो कि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल सोर्स, और वो है ई नोट साइन ओमेगा टी। अब जो करंट आई फ्लो होगा, सो मैथमेटिकली दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू दी
थ्रो इट लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री या π/2 रेडियन। आल्सो ड्रॉ ग्राफ, इसमें भी ये 2+1 होगा, मतलब 2 नंबर डेरिवेशन के और 1 नंबर ग्राफ का। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पर आप वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हो उसकी वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एक्चुअली होगा -L/di/dt के। ठीक है, तो अगर मैं केवीएल को अप्लाई करूँ तो जो अप्लाइड वोल्टेज है यानी कि उसको मैं अप्लाइड लिख देता हूँ, और जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है मैं इसको आई इंड्यूस लिख देता हूँ, आई इंड्यूस। ठीक है, ई इंड्यूस, तो वो दोनों मिलाकर के कितना होगा केवीएल के अकॉर्डिंग 0। जितना भी ईएमएफ जनरेट होता है, जितना भी ईएमएफ सोर्स होता है किसी भी क्लोज लूप में, वो कितना होता है 0। तो हम इसको लिख सकते हैं अप्लाइड कितना है E0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर ये कितना है -L/di/dt इक्वल टू 0। हमें तो करंट निकालना है, तो आप इसको पहले तो ऐसे लिख लीजिए L/di/dt विल बी इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। क्या करा हमने, इसको इधर ले जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो L/di/dt विल बी इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो हमें निकालना है करंट, तो करंट को सिर्फ यहाँ रखो, बाकी सबको ले जाओ उस तरफ। तो L यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा E0/L साइन ओमेगा टी, और ये आ जाएगा dt। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट E0/L को भी ऐसे रहने दीजिए। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देखो यहाँ पर तो ये आ जाएगा करंट I, E0/L को रखो बाहर। मैं आपको पहले इंटीग्रेशन बताता हूँ साइन थीटा का कितना होता है, तो ये होता है माइनस कोस थीटा के बराबर। तो यहाँ पर E0/L इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू E0/L। अब जब साइन का इंटीग्रेशन होगा तो कितना आएगा माइनस कोस, और देखो टी की जगह पर, मतलब टी के साथ ओमेगा भी है ना, तो जो भी टी के साथ होता है वो आ जाता है डिनोमिनेटर में, यानी कि ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो कोस ओमेगा टी आ जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस सम कांस्टेंट पार्ट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए कांस्टेंट की वैल्यू 0 एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के E0/ओमेगा L और कोस ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ईएमएफ फ्लो हो रहा होगा, जो कि यहाँ पर साइन पर डिपेंड कर रहा है, तो जो करंट आएगा वो माइनस कोस ओमेगा टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस पूरे को ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम करंट, यानी कि E0/ओमेगा L एक्चुअली होता है XL इंडक्टिव रिएक्टेंस कोस ओमेगा टी। तो इसको मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू होगी E0/XL I0 कोस ओमेगा टी, निगेटिव साइन भी है यहाँ पर, तो I इक्वल टू आएगा देखो -I0 कोस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे कोस थीटा है तो कोस थीटा को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, ये π/2 माइनस थीटा, तो आप इसको लिख लीजिए साइन π/2 माइनस जो भी एंगल है ओमेगा टी। अब इस माइनस को ले जाओ अंदर, तो हो जाएगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो देखो ईएमएफ साइन ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहा था, जो करंट है यहाँ पर वो ओमेगा टी माइनस π/2 पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी करंट है वो 90 रेडियन से पीछे होगा, जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी π/2 रेडियन इन 90 डिग्री। तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखो मान लीजिए यहाँ पर हम लेंगे ईएमएफ और ओमेगा टी। तो ईएमएफ तो साइनसॉइडल है, तो उसको तो जैसे आप साइन ग्राफ बनाते हैं वैसे बना दीजिए। ये आपका हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा फिर 2 पाई इस तरह से। तो ये साइन का सिंपल ग्राफ आपको बनाना है ईएमएफ दिखाने के लिए, लेकिन अगर मुझे दिखाना होगा यहाँ पर करंट तो उसको मैं 90 डिग्री पीछे दिखाऊंगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो भी कोस का ग्राफ होता है ना, बस उसको नीचे से स्टार्ट करो माइनस से, यानी कि यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कोस का ग्राफ होता है वैसे उसको प्लॉट करते रहिए, तो ये कोस का ग्राफ आ जाए, तो ये हो जाएगा करंट का ग्राफ और ये हो जाएगा ईएमएफ का ग्राफ। तो अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में करंट आगे रहता है, लीड करता है π/2 से, और अगर इंडक्टर है तो जो करंट होगा वो 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन पीछे होगा अप्लाइड वोल्टेज से। जबकि प्योर कैपेसिटर है तो प्योर कैपेसिटर में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29,
रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन 3 फोटोसेंसिटिव सरफेस ABC। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड। जो सरफेस है नो फोटो एमिशन अकर्स। सेक्शन बी फोटो एमिशन अकर्स बट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। एंड सेक्शन सी सरफेस सी फोटो एमिशन अकर्स बट and photoelectrons have some kinetic energy. Using Einstein photoelectric equation explain the three observation। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी मार्किंग स्कीम। तो हर एक सरफेस के लिए जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 1 + 1 + 1 3। तो अब ये होता क्या है पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ डिटेल में। देखिए जब भी आप किसी मेटल पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी को डालोगे सच दैट कि उस फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को आप इसको डालोगे तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर निकल जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कितनी थी और मेटल का वर्क फंक्शन कितना था। एक्चुअली मान के चलते हैं कि जो आप इंसिडेंट फोटोन को यहाँ पर इंसिडेंट करवा रहे हैं लेट उसकी एनर्जी है E, और जो मेटल है उसका कुछ वर्क फंक्शन होता है उसको मैं W0 मान रहा हूँ। तो जब आप एनर्जी को यहाँ पर गिरा रहे हो, फोटोन को गिरा रहे हो, तो हो सकता है फोटोन निकल के उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहे। तो ये होती है मेन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो कि आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एच न्यू, ये न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, W0 यानी कि वर्क फंक्शन जिसको आप H इंटू न्यू नोट लिख सकते हैं। न्यू नोट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर आप किसी फोटोन को गिराओ और वो मेटल को जस्ट बाहर निकाल दे, प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी उसकी रहेगी। अब देखिए अगर मान लीजिए आपकी इंसिडेंट एनर्जी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर आपकी इंसिडेंट एनर्जी जो कि एस न्यू है, अगर ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी। मैं पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ, बाकी आप आसानी से खुद कर पाओगे। फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी और उस इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो होगी पहली बात। दूसरा, अगर मान लीजिए आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी यानी कि एस न्यू थ्रेशोल्ड, मतलब जो थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन है उसके बराबर अगर रहे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। लेकिन क्योंकि सारी एनर्जी यहीं पे यूज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, 0। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड केस। तीसरा केस ये हो सकता है कि आप जो फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हो उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम हुई तो ऐसे केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी देयर और नो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला, जब आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दूसरा, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय प्लैंक कांस्टेंट यानी कि वर्क फंक्शन, अगर इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हुई तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और थर्ड केस है कि आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम हुई तो फिर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो मिनिमम आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसके वर्क फंक्शन के बराबर। अगर आपको चाहिए कि उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो तो आपको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, इंसिडेंट एनर्जी। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते थे, ये तो है कंसेप्ट पूरा। अब सरफेस में कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा है, तो इन तीनों में से यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब नहीं होगा, जब इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर सरफेस है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, फॉर सरफेस ए द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मोर देन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप ये भी कह सकते हो, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा है, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है इंसिडेंट की 10 की पावर 15। तो हम ये कह सकते हैं जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मेटल की वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं फॉर सरफेस है
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू नोट से डिनोट कर देता हूँ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए इज ग्रेटर देन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन 10 की पावर 15 हर्ट्स। ठीक है, हैंस नो फोटो एमिशन इज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 15 हर्ट्स है, तो अगर ये 10 की पावर 15 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो कोई भी फोटो एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटो एमिशन नहीं हो रहा है। इसका यही एक रीज़न हो सकता है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। अब सेकंड पॉइंट, फोटो एमिशन हो रहा है बट फोटो इलेक्ट्रॉन की जीरो काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसा तब पॉसिबल है कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। जैसे एनर्जी क्या है, बस प्लैंक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दो उसमें फ्रीक्वेंसी में। तो फॉर सरफेस बी हम ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है, बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो आप लिख सकते हैं फॉर सरफेस बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन रेडिएशन, दस फोटो एमिशन टेक प्लेस बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अब थर्ड केस में बोला जा रहा है कि फोटो एमिशन हो भी रहा है और फोटो इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, या आप ऐसे कर सकते हैं फॉर सरफेस, क्योंकि हमें तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्लेन करना है। फॉर सरफेस सी जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। वी नोट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फोटो एमिशन होगा भी और उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो आप लिख सकते हैं फॉर सरफेस से इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, या फॉर सरफेस सी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 10 की पावर 15 हर्ट्ज, सो फोटो एमिशन अकर्स एंड फोटो इलेक्ट्रॉन हैव सम काइनेटिक एनर्जी। तो बस आपको ये तीन कंडीशन बतानी थी, उसी से आपको आराम से 1+1+1 3 नंबर मिल जाएंगे। अब इसका जो और पार्ट है वो करेंगे। तो ये और पार्ट, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट फॉर अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। इसमें आपको बताना है व्हाट डज पॉइंट ए एंड ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट, मतलब ए क्या है एक्स क्या है। बी ड्रॉ द ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपको उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है और इंटेंसिटी सेम है। और सी में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब इंटेंसिटी इस बार अलग है और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद आप खुद भी इसको कर पाएंगे। तो देखो पहले आप एक पॉइंट ध्यान रखना कि जब आप मान लीजिए किसी फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हो मेटल पर, तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर आने की संभावना तभी है जब इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और ज़्यादा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, अब पहले पॉइंट ए पर आइए। यहाँ पर पॉइंट ए क्या है, तो देखो जब मान लीजिए इस मेटल से, एक्चुअली हमें ट्यूब में यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक कैथोड होगा पॉइंट, एक एनोड होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जब आप फोटोन को गिरा रहे हो तो इस मेटल प्लेट में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पर आप इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे, इसको नेगेटिव। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव प्लेट की तरफ ना आए, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इसका मतलब ये कि आपको यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर कोई भी फोटो करंट नहीं होगा, तो ए पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वो पोटेंशियल जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो स्टॉप करते हैं फोटो करंट को। तो वो ए पॉइंट का रिप्रेजेंट करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा ध्यान देना ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, जिसको हम कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। तो मैंने बताया ए पॉइंट का रिप्रेजेंट कर रहा है कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जो ये देखो ये पोटेंशियल की लाइन हो गई एक तरह से, तो जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है एनोड के पोटेंशियल को, तो हो गया एनोड पोटेंशियल। अब बात करते हैं बी की, मतलब जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी है
लेकिन सेम इंटेंसिटी है, तो ग्राफ कैसे होगा? तो देखो मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। एक्चुअली जब आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होने की वजह से आपको अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा देना पड़ेगा नेगेटिव में, ठीक है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, लेकिन जो यहाँ पर सेम इंटेंसिटी की बात बोली जा रही है, उस सेम इंटेंसिटी की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, वो सेम रहेंगे। तो ग्राफ कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जब आप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी गिरा रहे हो जिसकी न्यू नन है, जो सबसे कम है, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम होगा। मान लीजिए ये हो गया V01, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ इस तरह से वेरी करेगा ऐसे। अब जब आप सेकंड ग्राफ देखेंगे, मतलब सेकंड फ्रीक्वेंसी यानी कि V2 जो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, V01 से हो जाएगा माइनस के V02। अब देखो जो इंटेंसिटी वो सेम है ना, तो सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करेगा, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो सेम रहेगी, तो जो फोटो करंट है वो सेम रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जाकर के सेम हो जाएगा। ऐसे ही जब फ्रीक्वेंसी V3 है तो मैं मान लेता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अब अलग होगा, तो ये ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका V1 फ्रीक्वेंसी के लिए, ये न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये न्यू3 फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि न्यू3 सबसे ज़्यादा है, न्यू1 न्यू2 उससे कम, और न्यू1 सबसे कम। तो इस तरह से आपका पहला ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राफ। यहाँ पर इसको वाई एक्सिस पर आपको लिखना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या मैं सिंपली थोड़ा आई लिख देता हूँ, आप लिख देना फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पर जो प्लेट का पोटेंशियल है, कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका सैचुरेशन करंट। तो ध्यान रखना सैचुरेशन करंट, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब फ्रीक्वेंसी अलग होगी और इंटेंसिटी सेम है तो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके होंगे, ठीक है। अब सेकंड मतलब थर्ड सी पार्ट, जब इंटेंसिटी अलग होगी सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो तब क्या होगा? तो देखो इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ मैं इंटेंसिटी को पहले डिफाइन कर देता हूँ। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर एरिया में आकर के गिर रहे हैं, उसको हम इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके उसको बाहर निकालेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा फोटोन उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कंडीशन ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मतलब एटलीस्ट जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। तो अगर ज़्यादा फोटॉन्स होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। मोर द नंबर ऑफ फोटोन मीन्स मोर द इंटेंसिटी, सो मोर विल बी द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? देखो यहाँ पर हम लेंगे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप इसको जरूरी नहीं नीचे दिखाए, बट देखो क्योंकि इंटेंसिटी अलग है सेम फ्रीक्वेंसी है, तो इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा सेम सबके लिए। और क्योंकि इंटेंसिटी अलग है तो बस आपको जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या अलग अलग होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी अलग अलग होगा। तो जिसकी इंटेंसिटी सबसे कम उसकी फोटो इलेक्ट्रॉन्स या उसका जो करंट होगा वो सबसे कम। तो I1, ये I2 और ये I3, और हम लिख सकते हैं ग्राफ हमने प्लॉट करा है तब जब I3 ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, I2 मीडिएटर है मिड बीच में, और I1 सबसे कम है। तो ये दोनों ग्राफ का इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर सेम करंट होगा क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पर इंटेंसिटी सेम थी, और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ऐसा तब होता है जब सेम फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। इंटेंसिटी अलग होने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी अलग अलग होगा। तो ये हो गया कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। सो आई होप कि ये दोनों ग्राफ कैसे हमने प्लॉट किए आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। क्वेश्चन is the ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt. The photon emitted
ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1, यानी कि n इक्वल टू 3 से एक ट्रांजिशन हो रहा है जो कि n इक्वल टू 1 स्टेट पर आ रहा है। इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऑफ अननोन वर्क फंक्शन। अब ये होगा कि जो यहाँ से n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होगा तो एक फोटोन बाहर आएगा, ठीक है। तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी जो कि बराबर होगी जो भी इन दोनों का डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा, यानी कि डेल्टा ई, ठीक है। इसी को हम किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पर, इसी एनर्जी जो फोटो निकला इसी को हमने किसी मेटल पर इंसिडेंट करवाना है। द फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द मटेरियल विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हुआ कि जब इस फोटोन ने इस मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकल रहा है। तो आपको करना है कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल यूज। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी हुई होगी ये आपको बताना है। तो देखो पहली बात तो ये कि जब फोटोन को इंसिडेंट करवाया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है और उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, तो एक बात तो श्योर है कि जो इंसिडेंट एनर्जी है यानी कि डेल्टा ई वो बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा क्या मतलब ज़्यादा होगी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो जो आप इंसिडेंट एनर्जी को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो दो जगह इस्तेमाल होगी, एक तो वर्क फंक्शन में, दूसरा जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आप उसको देखो वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू होता है, एच न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट, वेयर लैम्डा नॉट विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। ये हो गया वर्क फंक्शन। तो इस इक्वेशन से वर्क फंक्शन की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब n इक्वल टू 3 से आप n इक्वल टू 1 पर आया वो एनर्जी माइनस जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो डब्ल्यू नोट आएगा और इस डब्ल्यू नोट को हम एच सी अपॉन लैम्डा नोट के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर मैं कर भी देता हूँ, एच सी अपॉन लैम्डा नोट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो हुआ एक्सप्रेशन की हम काम कैसे करने वाले हैं। अब देखो पहले डेल्टा ई निकालते हैं। तो डेल्टा ई कैसे निकालेंगे, अगर सिंपली आप किसी भी एक स्टेट पर एनर्जी देखो तो वो होती है माइनस के 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर। तो मान लेते हैं जब आप n इक्वल टू 3 पर हो तो एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस 13.6 अपॉन में 3 से 9, यानी कि 9 माइनस 13.6 अपॉन 9, और E1 कितना होगा माइनस 13.6 अपॉन में 1 का स्क्वायर, यानी कि माइनस का 13.6। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना डिफरेंस। तो डेल्टा ई कितना होगा डेल्टा ई विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। तो ये हो गया माइनस के 13.6 अपॉन में 9 फिर माइनस 13.6, ठीक है। तो जब आप इसका डिफरेंस लोगे यू विल गेट एनर्जी ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया डेल्टा ई की वैल्यू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम यहाँ रखेंगे। तो जो वर्क फंक्शन होगा वो होगा डेल्टा ई माइनस के ई। डेल्टा ई कितना आया 12.1, उसमें से माइनस कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी जो कि 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डब्ल्यू नोट यानी कि जो वर्क फंक्शन होगा मेटल का दैट विल बी इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको निकालना है वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मैंने आपको बताया डब्ल्यू नोट बराबर किसके, एच सी अपॉन लैम्डा नोट के। तो लैम्डा नोट कितना हो जाएगा एच सी अपॉन में डब्ल्यू नोट, ठीक है। तो लैम्डा नोट एच सी यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और वर्क फंक्शन कितना है 3.1। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना तो आप, और यहाँ पर हम ऐसा यूनिट में रख रहे हैं वैल्यू, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा जूल में, जिसको आप 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विच विल बी नियरली इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको ये समझना कि ट्रांजिशन हो रहा है तो उससे कुछ एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी फिर दो जगह इस्तेमाल होगी, एक तो वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी तो हमने वर्क फंक्शन निकालने के लिए जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, चेंज इन एनर्जी होगी जब अब ट्रांजिशन हो रहा है माइनस काइनेटिक एनर्जी, सो दैट विल बी योर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आया तो वर्क फंक्शन को हमने एच सी अपॉन लैम्डा नोट के बराबर रखा, वहाँ से लैम्डा नोट निकाला। So that's how you will be able to solve this question. So we have completed section A, section B and section C. In next video we will discuss section D.